हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज अपन आपको पता है पिछले लेक्चर में अपन ठोस अवस्था वाला अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपन ने स्टार्ट कर दिया था और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज ठोसों की जो वर्गीकरण किया गया था कि ठोस को दो भागों में बांटा गया है, एक तो क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो दोनों के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, एक एक चीज उनके बारे में जानने वाले हैं। तो ये सब उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन मैं आपको ये चीज़ पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब मैं इसमें पढ़ाऊँगा अंडरलाइन करूँगा तो थोड़ा घिचपिच हो जाएगा, फिर बाद में स्क्रीनशॉट लोगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पोस्ट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास ठोस क्या होता है, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक तो कौन सा, क्रिस्टलीय ठोस जो कि ये रहा, और दूसरा कौन सा, अक्रिस्टलीय ठोस जो कि ये रहा, ठीक है। अब क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे जो बात आती है वो आती है डेफिनेशन की, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। अब देखो, क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन दे रखी है, इन ठोस के अवयवी कण त्रिविम में निश्चित रूप से व्यवस्थित होता है। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को प्रकारों में बांटा गया है। तो वही बात है कि प्रकार क्या है, कि इसमें अवयवी कणों का क्या प्रकार है, इसमें अवयवी कणों का क्या प्रकार है। तो इसमें तो अभी अपन ने देखा कि अवयवी कण त्रिविम में निश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं। क्या, निश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो वो कौन से ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब देखो, ये आपके पास एक क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। इस ठोस के अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था को दर्शाया गया है जूम करके। ये कण बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसा समझ लो कि इसको जूम किया गया है, ठीक है। ये क्या है, एक अवयवी कण है। इस अवयवी कणों से मिलकर, ये एक अवयवी कण और ये बहुत सारे अवयवी कणों से मिलकर क्या है, ये पदार्थ बना हुआ। इस पदार्थ में अवयवी कणों की व्यवस्था को देखो। क्या अवयवी कणों की व्यवस्था शुरू से लास्ट तक निश्चित है? बिल्कुल है। देखो, यहां से बिल्कुल इस तरह व्यवस्थित है, एक साथ लाइन में व्यवस्थित है, चाहे ऐसे देख लो, बिल्कुल लाइन में व्यवस्थित है। तो इस तरह की निश्चित व्यवस्था को, अवयवी कणों की इस तरह की निश्चित व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। समझ में आ गया। अब अक्रिस्टलीय ठोस को देखते हैं। इन ठोस के अवयवी कण त्रिविम में निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं होते। मतलब जो अवयवी कण है वो निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं होते। इसकी तरह कैसे होते हैं फिर व्यवस्थित, वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, ये एक अक्रिस्टलीय ठोस है। इस अक्रिस्टलीय ठोस में देखो, प्रथम लाइन तो निश्चित रूप से व्यवस्थित है, दूसरी लाइन भी निश्चित रूप से व्यवस्थित है, और तीसरी लाइन से इस तरह व्यवस्था बिगड़ी कि समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कण कहाँ उपस्थित है। यानी ऊपर नीचे, उल्टा सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, किधर इधर उधर, चारों तरफ एक निश्चित, एक व्यवस्था के साथ व्यवस्थित नहीं है। देखो, गौर से देखो। यानी इस पदार्थ के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास अवयवी कण है, वो अवयवी कण शुरू में तो व्यवस्थित है, लेकिन बाद में बिगड़ रही। चाहे शुरू से बिगड़ जाओ, चाहे लास्ट तक बिगड़ जाओ, चाहे शुरू में व्यवस्थित हो बाद में बिगड़ जाओ, चाहे शुरू में बिगड़ जाए चाहे लास्ट में व्यवस्थित हो। तो इस तरह के अवयवी कणों को हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण कहते हैं। और इस तरह के अवयवी कणों की व्यवस्थाओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है। समझ में आ गया। अब देखो, सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, यह अक्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी जो व्यवस्था होती है वो कौन सी होती है, दीर्घ परासरी व्यवस्था होती है। कौन सी, दीर्घ परासरी व्यवस्था। अब दीर्घ परासरी व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, दीर्घ परासरी व्यवस्था कहती है हमारे पास जो क्रिस्टलीय ठोस है, इस क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण है, ये शुरू से लास्ट तक एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए इसे दीर्घ परासरी व्यवस्था कहते हैं। अब बात आती है लघु परासरी व्यवस्था। यानी अक्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होती है अवयवी कणों को, उसे लघु परासरी व्यवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो निश्चित है लेकिन बाद में
बिगड़ गई। यानी कुछ टाइम तो इसमें क्या है, कुछ भाग तो इसमें निश्चित रूप से व्यवस्थित है, कुछ भाग में तो अवयवी कण निश्चित रूप से व्यवस्थित है, लेकिन कुछ बाकी का जो भाग है उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे लघु पराशरी व्यवस्था कहते हैं। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एक निश्चित आकृति, एक निश्चित आकृति। अब देखो निश्चित आकृति यानी अवयवी कण ही जब निश्चित रूप से व्यवस्थित होंगे तो आकृति भी निश्चित होगी। बिल्कुल सही बात है कि जब अवयवी कण ही निश्चित रूप से व्यवस्थित होंगे तो आकृति भी निश्चित होगी, सिंपल है। तो इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। एग्जाम्पल ले सकते हो आप चीनी के दाने, चीनी आपको होता है चीनी, छोटी चीनी, चीनी की आकृति कैसी होती है, चीनी का जो क्रिस्टल होता है वो घनाकार होता है, और हर चीनी को देख लो आप उठा के उसको हर घनाकार ही मिलेगा आपको, सही बात है। चलो चीनी को रख दिया, ठीक है, चीनी एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लो अपन नमक, घर का सादा नमक जो कि आप काम में लेते हो, वो नमक आपस में चिपके हुए होते हैं इसलिए इस तरह की व्यवस्था उनको लगती है। बाकी नमक का एक कण निकालने की कोशिश करना, उस कण को देख लेना, और भी आप और भी 4-5 प्रकार के कण निकालने को, हर कण की एक निश्चित आकृति होगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए क्या है, क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है, क्योंकि शुगर नमक एक क्रिस्टलीय ठोस है। अब बात आती थी अक्रिस्टलीय ठोस, यानी अक्रिस्टलीय ठोस की जो हमारे पास अनिश्चित आकृति होती है, क्या होती है, अनिश्चित आकृति, उनकी आकृति बिल्कुल भी निश्चित नहीं होती क्रिस्टलीय ठोस की तरह। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे कणों की दीर्घ पराशरी व्यवस्था, यानी यहाँ पर क्या है, अभी मैंने आपको बता दिया क्या, जो हमारे पास कण है वो दीर्घ पराशरी व्यवस्था यानी शुरू से लास्ट तक एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। कणों की लघु पराशरी व्यवस्था, लघु पराशरी व्यवस्था यानी कण क्या है कि शुरुआत में तो क्या होंगे या कुछ भाग में तो निश्चित रूप से व्यवस्थित होंगे, लेकिन बाद में अनिश्चितता उनमें आ जाती है। उसके बाद देखो गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका जो गलनांक होता है, जो गलन टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर वो गलता है वो निश्चित होता है और तीक्ष्ण होता है। निश्चित से क्या तात्पर्य, पहले ये देखो, निश्चित से तात्पर्य कि कोई भी क्रिस्टलीय ठोस जो कि जिसको गलाना अपन चाहते हैं, उस क्रिस्टलीय ठोस को जब ऊष्मा दी जा रही है तो वो एक निश्चित टेम्परेचर पे गलेगा। फॉर एग्जांपल 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसका गलन है, यानी गलनांक उसका 300 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 300 डिग्री सेल्सियस पर ही गलेगा, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि 399 डिग्री सेल्सियस पर गलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं, 300 डिग्री सेल्सियस पर ही गलेगा। और दूसरी बात तीक्ष्ण, तीक्ष्ण से क्या तात्पर्य कि एक साथ गलेगा, क्या एक साथ गल जाएगा पूरा का पूरा 300 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान रखना। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण नहीं। निश्चित व तीक्ष्ण नहीं से क्या तात्पर्य कि नहीं, जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है जब इनको गलाया जाता है तो इनका जो है गलन का जो टेम्परेचर है वो निश्चित नहीं होता। मतलब ये क्या होता है, जब इनको गलाने की कोशिश की जाती है, ऊष्मा दी जाती है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो ये 380 डिग्री सेल्सियस से ही गलना शुरू कर देगा। और फॉर एग्जांपल इसका कोई निश्चित नहीं होता ना, तो क्या करेगा, 380 से गिलना शुरू कर देगा और 450 तक गलता ही रहेगा। तो समझ गए कि गलनांक निश्चित नहीं होता है, यानी टेम्परेचर निश्चित नहीं होता। 300 डिग्री सेल्सियस से गलना शुरू कर दिया, 350 तक गलता ही जा रहा है, ऐसा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो फिक्स 300 पे पूरा एक साथ गल जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया गलना। और तीक्ष्ण नहीं, तीक्ष्ण नहीं से मतलब यही है कि एक साथ नहीं गलेगा, थोड़ा थोड़ा गलता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल घी को जब आप तवे पे डालते हो तो जैसे ही गैस चालू करते हो, जैसे ही तवा गर्म होने शुरू होता है तब से घी गलना शुरू करता है और लास्ट तक गलता ही रहता है, गलता ही रहता है। तो वो किसके अंदर आ सकता है, ये आ सकता है अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर आ सकता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही दिख रहा है ना, है ना, सब कुछ सही दिख रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है। अब देखो शीतलन वक्र असतत, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका शीतलन वक्र असतत होता है। यानी हम क्या करें, जो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है उसको गलित अवस्था में ले ले, उसको द्रव्य तरल अवस्था में ले ले,
तो अब उस तरल अवस्था को हम क्या करें, उस जो तरल अवस्था हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस का जो द्रव हमको प्राप्त हुआ है, उस द्रव को हम क्या करें, टेम्परेचर कम करने की कोशिश करें, उसको ठंडा करने की कोशिश करें। तो होगा क्या, क्या प्रोसेस अपने को प्राप्त होगा, क्यों, जब उसका ग्राफ बनाया, जब हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस के द्रव को ठंडा करने की कोशिश की गई, तो उसका जब ग्राफ बनाया गया तो इस तरह का असतत ग्राफ हमको प्राप्त हुआ। अब देखो असतत ग्राफ क्या कहना चाहता है, वो देखो हमारे पास क्या हुआ, ये इस जगह पे क्रिस्टलीय ठोस का क्या था, द्रव था। हमने उसको क्या किया, उसका टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया, और क्या हुआ, जैसे जैसे ये, एक मिनट ध्यान रखना, ये हमारे पास टेम्परेचर है और ये टाइम है, ध्यान रखना ये क्या है, टाइम। तो टाइम और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या था, द्रव था, क्रिस्टलीय ठोस का द्रव। यहां से उसको क्या किया, ठंडा करना शुरू किया, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे उसका क्या हुआ, जो टेम्परेचर था वो घटता गया। अब इसका टेम्परेचर इस पॉइंट तक पहुंच गया, बी पॉइंट तक, ए से बी तक। अब बी पे जाकर इसका टेम्परेचर घटना बंद हो गया, और बी से सी तक यह ग्राफ सीधी रेखा में रहा, यानी टाइम तो बढ़ता गया लेकिन इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी ये जो यहाँ ए पे द्रव था, बी तक द्रव ही रहा और इसका टेम्परेचर घटता गया, और बी पे आकर इसका टेम्परेचर इतना हो गया कि बी से सी तक अवस्था परिवर्तन में लग गया। क्या, बी से सी तक इसके टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। ये यहाँ से यहाँ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया, यानी बी पे तो द्रव में था लेकिन टेम्परेचर कम था, फिर बी से सी तक चला गया तो ठोस अवस्था में। जब इसकी अवस्था परिवर्तित होती है तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर परिवर्तन नहीं होता है, किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में, ध्यान रखना। फिर जैसे अवस्था परिवर्तित हो गई, फिर सी से डी तक वापस कंटिन्यू हुई, टेम्परेचर घटने लगा। तो इसलिए इसे कहा गया कि इसका जो वक्र है, इसको ठंडा करने का वक्र, वो क्या हुआ, असतत प्राप्त हुआ। यहां पर क्या हो रहा है, शीतलन वक्र सतत प्राप्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर और टाइम के मध्य जब ग्राफ बनाया गया तो क्या हुआ कि ए पर ये अक्रिस्टलीय ठोस का द्रव था और उसको ठंडा करना शुरू किया, और ये ठंडा भी होता गया और अवस्था भी परिवर्तित करता गया साथ साथ। क्या, ठंडा भी होता गया और साथ साथ अवस्था में भी परिवर्तित करता गया, हल्का हल्का जमता भी गया, हल्का हल्का ठोस बनता भी गया और ठंडा भी होता चला गया। समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये सतत प्राप्त हो रहा है ए से बी तक, ए से बी तक, ध्यान रखना। और इसी के बाद एक और बात है क्या, कि यहाँ पर अवस्था परिवर्तन में कोई टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अवस्था परिवर्तन के साथ ही टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया, ये ध्यान रखना। उसके बाद विषमदैशिक, यानी ये क्या है, एक विषमदैशिक है। विषमदैशिक कैसे है, ये विषमदैशिक था और ये क्या है, एक समदैशिक है। अब वो समझाऊंगा ना अभी। ये विषमदैशिक है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक है, ये ध्यान रखना। अब रीजन क्या है समझो, पदार्थ के अपवर्तनांक के मान पर निर्भर करता है। जो समदैशिक और विषमदैशिकता है ये पदार्थ के अपवर्तनांक के मान पर निर्भर करता है। यानी हमने क्या किया, क्रिस्टलीय ठोस के अपवर्तनांक को जांच करने की कोशिश की, तो देखा गया जब हम क्रिस्टलीय ठोस के मध्य से इधर जाते हैं तो अपवर्तनांक कुछ और आता है, जब इधर गए तो अपवर्तनांक कुछ और आया, इधर गए तो अपवर्तनांक कुछ और आया, इधर गए तो कुछ और आया, इधर गए तो कुछ और आया, इधर गए तो कुछ और अपवर्तनांक का मान आया, इधर, कुल मिला के कोई सी भी दिशा में, अलग अलग दिशा में जब हम जाते हैं तो अलग अलग मान हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन जब हम क्या किए, विषम अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर चले गए कि अक्रिस्टलीय ठोस में जांच करते हैं इसका अपवर्तनांक का मान, तो मध्य से जब हम ऐसे गए, चाहे ऐसे गए, चाहे ऐसे चले गए, चाहे इस डायरेक्शन में चले गए, इस डायरेक्शन में चले गए, इस डायरेक्शन में, यानी सभी डायरेक्शन में एक बार जाके देख लिए, तो अपवर्तनांक का मान सभी डायरेक्शन में समान प्राप्त हुआ। क्या, समान प्राप्त हुआ। इसीलिए इसे समदैशिक और इसीलिए इसे क्या कहा गया, विषमदैशिक, ध्यान रखना। अब इसके बाद काटने पर स्पष्ट विदलन और काटने पर अस्पष्ट विदलन। देखो, काटने पर स्पष्ट विदलन से क्या तात्पर्य है,
फॉर एग्जाम्पल मार्बल होता है आपके घर में। जब मार्बल आपके घर में लगता है तो मशीन से उसको काटा जाता है। जब उसको जहाँ से काटा जाता है वहाँ आप हाथ लगा के देखना, वो क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। क्या? बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, तो वो जो मार्बल है, मार्बल जब उसको काटा गया तो वो बिल्कुल प्लेन अवस्था में कट गया। तो वो किसके अंदर आया? क्रिस्टलीय ठोस। यानी क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं कि जब उसको काटा जाता है तो बिल्कुल प्लेन रूप से कट जाता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की बात करूँ यहाँ पे, तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, जब उसको काटा जाता है तो स्पष्ट या प्लेन रूप से नहीं कटता। फॉर एग्जांपल हमारा डस्टर है, डस्टर का जो ऊपरी पार्ट है वो खुरदरा होता है, उसको काट लो, जहाँ से काटा गया वहाँ भी खुरदरा ही रहेगा। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर काटने पर स्पष्ट विदलन और अस्पष्ट विदलन से क्या मतलब है। स्पष्ट विदलन यानी चिकना कह सकते हो, अस्पष्ट विदलन यानी खुरदरा कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये ध्यान रखना है ना। वास्तविक ठोस, ये क्या है? वास्तविक ठोस है, ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव है। अब देखो वास्तविक ठोस से क्या तात्पर्य, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस है ये रियलिटी में ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस रियलिटी में ठोस है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस रियलिटी में ठोस नहीं होते, बल्कि ये एक अतिशीतित द्रव होते हैं। यानी बहुत अधिक टेम्परेचर पे इनको ठंडा किया हुआ होता है। ये एक द्रव होता है जिस द्रव को बहुत अधिक टेम्परेचर पे ठंडा किया हुआ होता है, इसीलिए वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल में फिर रबड़ ले लो, कांच ले लो। आपको पता है कि जो अतिशीतित द्रव क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों कहा जाता है अतिशीतित द्रव? हमारे घर का जो कांच है क्रिस्टलीय ठोस है, यानी वो अतिशीतित द्रव है। क्यों कहा गया उसे अतिशीतित द्रव? कि कांच के जो कण होते हैं उनमें बहने की प्रवृत्ति होती है द्रव की तरह। अब बहते किस तरह है? क्या बहते हैं वो फिर लगाते ही तो वो बह जाने चाहिए? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। उनके बहने की गति बहुत कम होती है। यानी 10 हजारों सालों के बाद आप जाकर देखोगे ना कोई तो वो पूरा बहकर नीचे आएगा, है ना। बहुत स्लो होती है उसकी बहने की दर, है ना। तो क्या होता है, जो हमारे पास, आप चलो छोड़ो, आप 10 या 15 साल पुराने किसी घर के कांच को देख लेना, नीचे से मोटा और ऊपर से पतला मिलेगा। रीज़न क्या है? उनके कणों के मध्य बहने की प्रवृत्ति होती है और वो ऊपर से नीचे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, बहते रहते हैं। लेकिन बहुत धीरे बहते रहते हैं, इसलिए 10 साल में जाके नीचे से मोटे और ऊपर से पतले हो जाते हैं। तो ये जो अक्रिस्टलीय ठोस है बहुत अधिक टेम्परेचर पर ठंडे होते हैं और इनमें बहने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अतिशीतित द्रव या फिर आभासी ठोस कहा जाता है। वास्तविक ठोस नहीं होते। वास्तविक ठोस से यही होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस से वास्तविक ठोस होते हैं। अब देखो गलन ऊष्मा निश्चित, गलन ऊष्मा अनिश्चित। यहाँ पर गलन ऊष्मा निश्चित, भाई गलनांक की निश्चित है, टेम्परेचर निश्चित हो तो निश्चित कैलोरी पर ये गलेगा। ये अनिश्चित कैलोरी पर गलेगा क्योंकि टेम्परेचर ही निश्चित नहीं है, ये तो निश्चित कैलोरी पर ही गल जाएगा। और जब इसका टेम्परेचर निश्चित नहीं है तो कैलोरी कहाँ से निश्चित होगी? तो ध्यान रखना, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे रखे हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, सिल्वर और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे कांच, रबड़ और प्लास्टिक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अब इसको आप अपने नोट्स में लिख लो, कॉपी कर लो, समझा मैंने अच्छे से दिया ही है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी है आपकी NCERT में थ्योरी दी हुई है वो पढ़ लेना। वो काम की, मतलब काम की तो क्या कहूँ मैं, काम की सभी होती है, सभी ज्ञान तो काम का ही होता है, लेकिन पढ़ लेना। जो मैंने लिखाया है वो काफ़ी है, ठीक है। उससे आगे आप क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस में ज़्यादा मत पढ़ना। जो मैंने लिखा है वो काफ़ी है, और एक बार आप अपनी संतुष्टि के लिए उसके अंदर पढ़ लेना, क्योंकि उसमें लाइनों को घुमा फिरा के लिखा है, इसलिए आपको बड़ी थ्योरी मिलेगी। बाकी इसको मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया है, पूरा समझ में आ गया होगा, और बहुत है ये तो क्या है, लाइनें पूरी नहीं लिखी। लाइनें पूरी लिखते तो शायद बोर्ड ही कम पड़ जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा था। इसका स्क्रीनशॉट एक बार नहीं लिया हो तो ले लेना पीछे करके, क्योंकि साफ है, या फिर ऐसा लेना चाहो तो ऐसा ले लेना। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।